जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतर, जिंदाबाद हैं। और आप सभी की तैयारी, पढ़ाई लिखाई एकदम अच्छी, एकदम शानदार, एकदम बढ़िया वाली चली हुई है। बताइए बाकी कैसे हैं आप सब? मेरी उम्मीदें जो हैं क्या वो सही हैं आपकी तैयारी को लेकर, आपके हालचालों को लेकर। और उम्मीद है सभी आपके घर परिवार में सब एकदम बहुत बढ़िया होंगे और शानदार होंगे। सभी को नमस्कार। इस प्यारी सी सुबह की गुड मॉर्निंग। और हर एक सुबह हमें मौके देती है उन सभी रिग्रेट्स को फुलफ़िल करने के जो हमें कल हुए थे। कल सोते समय हमें बहुत सारे रिग्रेट थे कि यार आज हमारे टारगेट पूरे नहीं हुए, या आज हमने यहाँ समय को व्यर्थ कर दिया और कल से अच्छे से पढ़ाई करेंगे। लेकिन देखिए वो कल जो है ना, ये बड़ी मुश्किल से आता है। तो कोशिश करिए कि जिस कल के बारे में रात को सोते समय आपने कल्पना की थी, ये कल आज बने। यानी कि आज आप अपने समय को बहुत बेहतर तरह से गुजारें। बिल्कुल मॉर्निंग से ही, सुबह से ही आप सटीकता के साथ अपने लक्ष्यों को भेदने के लिए तत्पर रहें और बिल्कुल सहजता के साथ हर एक लक्ष्य पर अपने पूरे दिन भर काम करें। और जब आप सोने जा रहे हों तो एक सुकून की नींद आप सोएं। चलिए, बहुत बढ़िया। सभी एकदम बहुत अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। और सभी की तैयारी, पढ़ाई एकदम बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया वाली चली हुई है। तो साथियों, आज इलेक्ट्रिसिटी के सेकंड पार्ट को हम कवर करेंगे। और अभी तक देखिए फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा है। हमने चार्ज के बारे में पढ़ लिया है, आवेश के बारे में पढ़ लिया है और विद्युत धारा के बारे में पढ़ लिया है। आज बेसिकली हमारा फोकस रहेगा एक तो वोल्टेज के बारे में पढ़ने का, पोटेंशियल के बारे में पढ़ने का। उसके अलावा बहुत दो इंपॉर्टेंट टर्म आज हम पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। तो आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, और उसी से बनता है आई और उसी से बनता है अब वी, ये भी आप देखेंगे। तो शुरू करिए और हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और देखिए पोटेंशियल को ही हम क्या बोल देते हैं, वोल्टेज भी बोल देते हैं। इलेक्ट्रिक वोल्टेज। हिंदी में हेडिंग रहेगी विद्युत विभव। और हिंदी में भी विभव को कई बार हम वोल्टेज भी बोल देते हैं। अब देखो इसको समझने की जरूरत है। जैसे कई बार हम कह रहे होते हैं कि हमारी बैटरी जो है ये 220 वोल्ट की है, या भाई यहाँ पर 12 वोल्ट चल रहा है या 12 वोल्ट का करंट है। तो मतलब ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि आखिर इस 12 वोल्ट का मतलब क्या है। देखो ये चैप्टर ऐसा है कि आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। जैसे हमने बल वाला चैप्टर पढ़ा तो मुझे नज़र आ रहा है कि भाई मैं किसी चीज़ पर बल लगा रहा हूँ। मैंने कार्य वाला चैप्टर पढ़ा, मैंने गतिज ऊर्जा पढ़ी, काइनेटिक एनर्जी, तो मुझे समझ में आती है कि भाई गति करती वस्तुओं में गतिज ऊर्जा है। लेकिन इस पाठ में आपको कुछ भी दिखेगा नहीं। आपको इसलिए हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बस ये कह रहे होते हैं कि भाई इस तार में 2 एम्पियर की धारा है, तो मुझे कुछ दिख थोड़ी ना रहा है। इसलिए मुझे गहराई से ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि धारा बहने का मतलब चार्ज का फ्लो हो रहा होगा, आवेश का फ्लो हो रहा होगा। ये सब चीज़ों का ज्ञान आपको इस पाठ के अंदर बहुत ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है। अब एक बार ऐसे ही आपको विभव को समझना है, पोटेंशियल को समझना है। ये आपको कहीं दिखेगी नहीं, पोटेंशियल या विभव आपको कहीं दिखेगा नहीं। इसके लिए आपको चीज़ों को बड़ा गहराई में समझना पड़ेगा। देखिए, देखो भाई, एक रिक्वेस्ट है कि जो साथी बात कर रहे हैं उनको तो करने ही दो। बाकी जो ध्यान से पढ़ रहे हैं वो रेस्पॉन्स करते रहना। रेस्पॉन्स का मतलब यस और नो बताते रहना, आपको समझ में आया है या नहीं। क्योंकि जो बात कर रहे हैं इनसे तो मैं कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाता हूँ। आपसे ही मैं कंक्लूजन निकाल पाऊंगा कि आगे बढ़ना है या आपको कहाँ समझाना है या कहाँ नहीं समझाना है। क्योंकि जब तक आपका रिस्पॉन्स नहीं आता है मुझे पता नहीं लग पाता है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है या नहीं। उल्टा इनकी वजह से एक डिस्ट्रैक्शन ही और होता है। खैर कोई बात नहीं, मैं और आप उनका कुछ नहीं कर सकते, उन्हें हमें इग्नोर ही करना पड़ेगा। उन्हें अपना काम करने दीजिए। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा रेस्पॉन्स ठीक बनाए रखना अपना, ठीक है, ताकि मुझे पता लगता रहे कि हमें आगे बढ़ना है या कितनी स्पीड रखनी है, कितना स्लो चलना है। चलो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, विद्युत विभव का मतलब क्या होता है। देखो अभी तक हमने एक बात सीखी थी कि एक प्लस चार्ज दूसरे प्लस चार्ज को रिपेल करता है, यानी प्रतिकर्षित करता है। ये चीज हमने सीखी थी। या एक प्लस का चार्ज एक माइनस चार्ज को अपनी तरफ खींचता है। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि मान लो यहां पर प्लस का 10 कुलाम रखा हुआ है आवेश, तो क्या ये माइनस के आवेश को कितनी भी दूरी पर हो हर जगह से खींच लेगा? मान लो ये दिल्ली में रखा है प्लस 10 कुलाम, तो क्या ये मुंबई में रखे हुए आवेश को खींच लेगा? बताइए यस और नो। अगर ये प्लस 10 दिल्ली में रखा है, तो
तो क्या ये मुंबई में रखे हुए माइनस को अपनी तरफ खींच लेगा? क्योंकि भैया प्लस और माइनस में तो अट्रैक्शन होता है, प्लस और माइनस में तो आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। जल्दी बताइए। तो मेरे हिसाब से नहीं यार। आप कहोगे यार इसकी भी ना भाई एक लिमिट है, ये प्लस का चार्ज एक निश्चित दूरी तक ही माइनस के चार्ज को खींच सकता है। यानी देखो, हर एक आवेश क्या कहता है, ये चार्ज क्या कह रहा है कि भाई इतनी दूरी तक, इतनी दूरी तक अगर कोई भी माइनस का आवेश आया तो मैं उसको खींच लूंगा। जैसे याद करो बचपन के वो दिन जब दूसरे मोहल्ले में तुम्हारी किसी से लड़ाई हो जाए तो तुम पिट के चले आते थे, लेकिन जब वो आदमी तुम्हारे घर के बाहर से निकले, वो बच्चा, तो तुम तुरंत उसे लपेट देते थे। यानी दादागिरी का एक क्षेत्र होता है, एरिया होता है, यहाँ पर तुम्हारी दादागिरी चलती है। तो ये चार्ज कह रहा है कि मान लो यहाँ एक -3 कूलाम का चार्ज घूम रहा है, ठीक है, -3 कूलाम। ये इससे क्या कह रहा है कि देख भाई सुन, ये जो रेड जोन है ना, इससे बाहर तू कहीं घूम, मैं तुझे नहीं खींचूंगा, लेकिन अगर तूने इसमें कदम भी रखा तो तेरे को मैं अपनी तरफ खींच लूंगा। अब ये जो चार्ज है, चलो मान लो ये प्लस का है, आपको और अच्छा समझ में आएगा, ये है मान लो प्लस का। तो अब ये इसको क्या कहेगा कि देख यहां से बाहर तू खूब कुछ भी घूम, लेकिन तू जैसे ही अंदर आया तो भाई मैं तुझे वापस धक्का दे दूंगा, क्योंकि ये तो इसको रिपेल करेगा ना, प्रतिकर्षित करेगा। अब देखो फील करो इस बात को कि मान लो यहां से ये चार्ज ने जैसे ही अंदर कदम रखा तो इस वाले ने इसको बाहर धक्का दे दिया। देखो धक्का तो ये भी इसे इधर दे रहा होगा भाई, जब ये इसके एरिया में आएगा तो ये इसको इधर धक्का देगा, ये इसको उधर धक्का देगा, लेकिन ताकतवर कौन सा है भाई? ताकतवर तो 10 ही गुलाम है। जब दो पहलवान लड़ रहे होते हैं तो दोनों एक दूसरे पे ताकत लगाते हैं, लेकिन अगर कोई ताकतवर पहलवान है तो वो तो डेफिनेटली हल्के पहलवान को गिरा देगा। तो इसने इसको धक्का दे दिया, ये रोने लग गया, बहुत तेज तेज रो रहा है। तुम यहाँ से जा रहे हो, तुमने कहा अरे भैया क्या हुआ? ये कह रहा है अरे भाई साहब मुझे तो वहां जाना है यार, लेकिन वो बार बार मुझे धक्का दे देता है। तुम कहोगे चल कोई बात नहीं है, मैं तेरे को आगे लेकर जाता हूँ। तो तुमने इसकी मदद की और तुमने इस पर फोर्स लगाना शुरू किया, तुमने इस पर बल लगाना शुरू किया, अपना ताकत लगानी शुरू की, और तुमने कहा चल मैं तुझे लेकर चलता हूं। अब यहां तक तो तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन इसको फील करना, जैसे ही ये यहां जाएगा तुरंत इसे एक धक्का मिलना शुरू होगा। अब इस धक्के से बचाने के लिए तुम्हें इसको आगे की तरफ बल लगाना पड़ेगा, ऐसे। यानी कि अगर ये यहां रुका हुआ है तो कैसे रुका हुआ है कि तुमने एक धक्का इसको दिया हुआ है, अगर तुम अपना धक्का हटा लोगे, अपना हाथ हटा लोगे, तो तुरंत इसको ये बाहर की तरफ फेंक देगा। मतलब यहां पर रोके रखने के लिए क्या तुम ये फील कर पा रहे हो कि आपको ताकत लगाए रखनी पड़ेगी? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक स्प्रिंग को खींचकर रोके रखने के लिए आपको फोर्स लगाए रखना पड़ता है, एक ताकत लगाए रखनी पड़ती है। तो मैं क्या देख रहा हूं भाई, मेरे में यही तो देख रहा हूं कि आपको किसी आवेश को यहां से यहां तक लाने में, कुछ दूरी तक लाने में कुछ फोर्स लगाना पड़ रहा है, कुछ दूरी तक लाने में कुछ बल लगाना पड़ रहा है। मुझे बताओ इसको क्या पढ़ा था तुमने? अगर तुमने रिवीजन किया है तो बताइए, किसी वस्तु पर अगर फोर्स लगाकर उसे एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित कर देते हैं, बल के प्रभाव से डिस्प्लेस कर देते हैं, तो जरा बताओ उसको क्या कहते हैं हम? देखें जरा फटाफट से कौन उत्तर करता है, एक शानदार सा उत्तर, मजा आ जाएगा बिल्कुल। उसको क्या कहते हैं बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। फोर्स लगाकर डिस्प्लेसमेंट ले आना, बल लगाकर अगर किसी वस्तु में विस्थापन आ जाता है तो उस राशि को हम क्या कहते हैं? अरे डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते, डिस्प्लेसमेंट तो तुम ही ला रहे हो, बल तो तुम लगा ही रहे हो, वर्क कहते हैं। फील द सॉन्ग का सबसे पहला सही उत्तर है, उसको कहते हैं हम बल यानी कि फोर्स। एक भाई ने और कहा है स्थितिज ऊर्जा। दोनों ही अच्छे उत्तर हैं। देखिए साथी, जब तक आप इसको यहां ला रहे हो तो आप वर्क कर रहे हो, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्प्रिंग को खींच रहे हो, और अब तुमने इसको यहां रोका हुआ है तो सारा कार्य किस में बदल गया? स्थितिज ऊर्जा में बदल गया। स्थितिज ऊर्जा की इंग्लिश क्या होती थी? पोटेंशियल एनर्जी। ये भी तो पोटेंशियल है। तो यहां पर इसी चीज को हम क्या कह देते हैं? पोटेंशियल कह देते हैं, या इसी चीज को वोल्टेज कह देते हैं। तुम कहोगे यार इसको हमने वर्क ही क्यों नहीं कह दिया, इसको हमने पोटेंशियल एनर्जी ही क्यों नहीं कह दिया, इसको क्यों हम वोल्टेज कह रहे हैं, क्यों केवल पोटेंशियल कह रहे हैं? देखिए ऐसा होता है, अगर मान लो मैं कहता हूं कि कहीं पर कुछ पोटेंशियल है, कुछ कार्य हो रहा है, चलो सब चीज छोड़ो, मैंने कहा कार्य हो रहा है भाई, 5 जूल का कार्य हो रहा है, तो क्या इस बात को कहने से ये क्लियर हो रहा है कि कार्य मशीन कर रही है या कार्य आदमी कर रहा है,
या कार्य किसी आवेश को धक्का देने में हो रहा है, आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हो रहा है? शायद नहीं। अगर आप केवल ये कहो कि भाई 5 जूल का कार्य हो रहा है तो कुछ नहीं पता लगेगा। बट अगर आप ये कहते हो ना कि भाई इस चार्ज पर 5 वोल्ट का वर्क हो रहा है, तो मुझे क्लियर समझ में आता है कि ये वोल्टेज और वर्क की बात का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉनों के संदर्भ में कार्य है। तो ये सब बातें एक ही है, बस इनके नाम अलग अलग क्यों हैं, ताकि हमें पहचान रहे कि कौन सा किस चीज का है। तो आइए पोटेंशियल की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं क्या होती है वोल्टेज की। देखिए विद्युत विभव को हम वी से दिखाते हैं और कुछ भी नहीं है ये। मैंने वी किसको कहा है? मैंने कहा कि किसी आवेश को, ये आवेश है, ये चार्ज है, किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक लाने में जो कार्य होता है, जो वर्क होता है, देखो सिंपल वर्क है, आदमी कर रहा है, मशीन कर रही है, तो वो वर्क ही है। लेकिन अगर चार्ज का वर्क है, आवेश पर वर्क है, तो सिर्फ पहचान के लिए मैंने उसे वोल्टेज कह दिया, सिर्फ पहचान के लिए मैंने उसे विभव कह दिया। तो विभव कुछ और नहीं है, वोल्टेज कुछ और नहीं है ये वर्क ही है, ये कार्य ही। लेकिन ये बाकी कार्यों से कैसे अलग है? क्योंकि ये आवेश के साथ है। अगर कोई घोड़ा किसी गाड़ी को खींच रहा है तो हम उसको वोल्टेज नहीं कह सकते, उसको वर्क ही कहेंगे। वोल्टेज का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ाने में, चार्ज को आगे बढ़ाने में है, कुछ भी समझ सकते हैं आप। तो एक बात हम सब करें, ठीक है, मुझे ये बात समझ में आ गई कि है तो ये वर्क ही है, तो ये एनर्जी ही, बट इसको हम वोल्टेज सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिस इज द सेपरेट थिंग। ठीक है, तो भैया फॉर्मूला हो गया V बराबर W बटे Q। ऐसे आना आपको फील होना चाहिए। अब अगर कोई भी कहेगा कहीं कि भाई वहां पर 5 वोल्ट है, तो आपको ना फील आएगा कि भाई अच्छा इतने चार्ज को ऐसे ले जाया जा रहा होगा। अब अनजान तो नहीं रहोगे ना तुम वोल्टेज से। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो कि आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य, स्थानांतरित स्थानांतरित करने में किया गया कार्य, यानी कि वर्क डन टू डिस्प्लेस ए चार्ज इज कॉल्ड एज वोल्टेज। कई सारी बुक्स में आप ये भी पढ़ोगे कि एकांक आवेश को अनंत से किसी दूरी तक लाने में किया गया कार्य। मतलब बात कहीं भी हो, बात हमेशा आवेश और कार्य की हो रही होगी, चाहे कैसे भी डेफिनेशन लिखे, आपको दो चीजें ढूंढनी है, आवेश और कार्य, चार्ज और वर्क। ठीक है, आज बुक्स पर ऑफर होगा या नहीं मैं पूछ लेता हूं, है ना? फटाफट से पहले आप इसके लिए थम्स अप करो। अच्छा सभी इसका मात्रक बना के दिखाओ, वोल्ट नहीं, सूत्र से मात्रक बना के दिखाओ, वोल्ट तो सब जानते हैं। हाँ बताइए फटाफट से, फॉर्मूले से इसका मात्रक क्या होगा? तो आपका उत्तर होना चाहिए कि देखो भाई, अगर बात हो मात्रक बनाने की, यूनिट बनाने की, तो पहला मात्रक तो हम सूत्र से ही देखेंगे, फ्रॉम फॉर्मूला देखेंगे। ये क्या हो जाएगा? कार्य का मात्रक जूल है और क्यू का मात्रक कूलाम है। ईमानदारी के साथ हम सब करो, जिन्होंने पहली बार में खुद से मात्रक बना दिया है तो बहुत सारी शुभकामनाएं, आप मात्रक बनाना सीख गए हैं। जूल पर कुलाम, और देखो पेपर में इसको ऐसे भी लिख सकता है जूल कुलाम इनवर्स, लेकिन ये ऐसा ही मात्रक नहीं है। अगर आप इसका ऐसा ही मात्रक मुझसे पूछें तो ऐसा ही मात्रक बनेगा वोल्ट। अब सवाल में क्या पूछा जाता है? सवाल में पूछेगा कि बताइए निम्न में से जूल पर कुलाम किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन होंगे वोल्ट होगा, एम्पियर होगा, ओम होगा, जूल होगा। तो आप कहोगे जूल पर कुलाम किसे कहा जाता है? वोल्ट को कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये इसका ऐसा ही मात्रक हो गया, ये इसकी परिभाषा हो गई। कैसी राशि है? तो भाई याद रखोगे कि ये एक अदिश राशि है, यानी कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। एक बार नोट हो जाए इतना तो थम्स अप करिए, फिर अगली पॉइंट पर चलते हैं। कल क्लास नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि मेरी ना एक मैराथन है, असल में रेलवे वाले साथियों के लिए मैराथन है। क्या वो मैराथन आपके काम की है? तो बहुत ज़्यादा काम की नहीं है, मैं खाम खा
उसमें लाइव काउंट बढ़ाने के लिए आपको वहाँ आमंत्रित करूँगा, आप परेशान हो, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल हैं, आपके स्तर पे न्यूमेरिकल उतने ज़्यादा नहीं आते हैं। अगर आप फिर भी रेलवे आदि की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर उस मैराथन को लीजिएगा। 11 बजे से वो मैराथन शुरू होगी, 11 तारीख 11 बजे। ठीक है, चलो। एक टर्म आगे आती है विभव, हो गया। अगली टर्म आती है विभवांतर। अगली टर्म आती है विभवांतर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। अब विभवांतर का क्या मतलब है? देखो, मान के चलिए यहां पर 10 वोल्ट है, यहां पर है 10 वोल्ट, ठीक। 10 वोल्ट पोटेंशियल पर एक आवेश रखा हुआ है, मान लो कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है। एक दूसरी जगह 5 वोल्ट की पोटेंशियल है, या मान लो ये चार्ज यहां पर रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, सीधा पोटेंशियल कहने का मतलब ये है कि भैया इस जगह पर, इस पर 5 वोल्ट का काम हो रहा है एक तरह से, और यहां तक ले जाओगे तो यहां तक ले जाने के लिए 10 वोल्ट का काम करना पड़ेगा। अभी इस आदमी के पास मान लो 5 रुपए हैं, और आप चाहते हो कि इस आदमी की जेब में 10 रुपए हो जाएं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 5 रुपए और डालने पड़ेंगे। अच्छा, ये संख्या 5 कहां से आई? जैसे अगर मान लो यहां पर ये 3 वोल्ट होता, आप कुछ भी ले लो, ये तो एग्जाम्पल है, तो यहां तक जाने के लिए आपको 7 रुपए डालने पड़ते इसकी जेब में। तो ये 7 संख्या कहां से आई? ये आई है दोनों का अंतर, यही तो है। तो अगर आप इस आवेश को कहो कि यहां से यहां चला जा, तो ये आराम से नहीं जाएगा, आपको इसे 7 वोल्ट और देना पड़ेगा। 3 वोल्ट पहले से है, 7 वोल्ट और देना पड़ेगा, तब जाकर ये 10 वोल्ट पर रुकेगा। नहीं तो 10 वोल्ट इसको अपने पास रुकने ही नहीं देगा, ये इसको धक्का मार मार के भगा देगा। तो मैं, यही चीज होती है विभवांतर। दो विभवों के बीच के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं कि भाई इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में विभवों का अंतर है, इसी को कहते हैं हम विभवांतर। अब देखिए, या तो विभवांतर को ऐसे कह लो कि दो विभवों का अंतर, या आप ऐसे कह लो कि एक आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में जो कार्य होता है, एक जगह से, एक विभव से दूसरे विभव तक ले जाने में जो कार्य होता है, उसे ही हम विभवांतर कहते हैं। बात ये दोनों बिल्कुल एक ही है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक आवेश को, एक आवेश को एक विभव से, एक विभव से दूसरे विभव तक ले जाने में, दूसरे विभव तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। यानी कि द वर्क डन टू bring a charge from one potential to another potential, एक विभव से दूसरे विभव तक ले जाने में। अब देखो इसको कैसे दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए ये है V1, इसको बोल दिया मैंने V1, इसको बोल दिया V2, तो विभवांतर क्या हो जाएगा? विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, इसको मैं डेल्टा V से दिखाता हूं कि भाई ये है दो विभवों का अंतर, V2 माइनस V1। ठीक है, फटाफट से एक बार थम्स अप करिए। हाँ जी, क्लियर है। अच्छा, विभवांतर का मात्रक क्या बनेगा? देखो, कोई भी अंतर हो, जैसे मान लो मैं कहता हूं 5 लीटर में से 3 लीटर घटाऊं, तो भाई 2 भी तो लीटर ही बचेगा। तो वोल्टेज में से वोल्टेज घटा रहे हो, वोल्टेज ही तो बचेगा। तो विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्टेज ही हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका मात्रक, यानी कि यूनिट। तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सभी एक बार थम्स अप करो। विभव और विभवांतर बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गया है। क्या हो अगर विभव दोनों बिंदुओं का समान हो जाए? ये बहुत अच्छा सवाल है। अभी मैं आता ही इस मुद्दे पर, आपका डाउट अभी क्लियर हो जाएगा। अगर दोनों विभव समान हो जाएं तो क्या हो जाएगा? ये बड़ा अच्छा सवाल है। अब देखो, और आगे चलें थोड़ा सा, और
फील करते हैं इस चीज को। कैसे? देखो, किसी पाइप में पानी बह रहा है, ये पानी की धारा है। मुझे बताओ, पानी की धारा किस वजह से बहती है? अगर मैं सही हूं, ये पाइप मान लो आगे तक जा रही है, तो इस पाइप में जिधर से प्रेशर लग रहा होगा उधर पानी की धारा बहेगी। यानी कि जिधर से प्रेशर लग रहा होगा, प्रेशर की वजह से धारा बहती है। मैं सही कह रहा हूं? प्रेशर की वजह से धारा बहती है, प्रेशर की वजह से पानी की धारा बहती है। ऐसे ही जो विद्युत धारा है वो किसकी वजह से बहती है? वोल्टेज की वजह से बहती है। विद्युत की धारा वोल्टेज की वजह से बहती है। ये बहुत गहरी बात है। अगर आप इसे समझ लेना तो ये चैप्टर आपके लिए फीलिंग बन जाए पूरा। जो दिखता नहीं है ना, उसे आप फील करना शुरू कर दोगे। जैसे पानी की धारा प्रेशर की वजह से बहती है, वैसे ही विद्युत की धारा वोल्टेज की वजह से बहती है। ठीक है, आप फोर्स कह रहे हैं, एक ही बात है। फोर्स और यहाँ प्रेशर पानी पर एक ही बात है, बट पानी के लिए प्रेशर शब्द ज्यादा उचित है देन फोर्स। अब मुझे आप एक बात बताओ कि आप ये कह रहे हो कि भैया जी, प्रेशर जो है वो, मतलब ये एक चीज है, ये मान लो धारा बह रही है और इस पर एक प्रेशर इधर से लगा हुआ है, एक प्रेशर इधर से लगा हुआ है और दोनों प्रेशर सेम है। तो बताओ, अगर दोनों प्रेशर सेम हो जाएंगे तो क्या कोई धारा बहेगी? कोई धारा नहीं बहेगी। ऐसे ही अगर दो बिंदुओं के बीच का वोल्टेज समान है, देखिए अगर ये आपका एक तार है, आपका ये एक तार है, वायर है, और आप कहते हो इस पर यहां भी उतना ही वोल्टेज है, मान लो यहां भी 10 वोल्ट है और यहां भी 10 वोल्ट है। आप एक इलेक्ट्रॉन को, एक आवेश को यहां से यहां तक ले जाना चाह रहे हैं, वो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पर वोल्टेज का कोई अंतर ही नहीं है। अब आप मेरी बात को समझ गए कि हमेशा धारा बहती है वोल्टेज के अंतर के कारण। अगर वोल्टेज का अंतर है तो धारा बहेगी, वोल्टेज का अंतर नहीं है तो धारा नहीं बहेगी। और सुनो, आखिर ये वोल्टेज बन कैसे रहा है? ये शुरुआत में कैसे बनाया जाता है? तो शुरुआत में ये बैटरी लगाकर बनाया जाता है। आप हमेशा देखते होंगे, अगर आपको धारा प्रवाहित करनी होती है तो आप क्या करते हो? आप तार के एक सिरे को प्लस से जोड़ते हो, बैटरी के प्लस टर्मिनल से, और दूसरे सिरे को आप माइनस टर्मिनल से जोड़ते हो। ये बैटरी क्या करती है? ये बैटरी ही विभव का अंतर बनाती है। अगर ये बैटरी 10 वोल्ट की है और आप चाहते हो कि आवेश इधर से इधर जाए, तो आप क्या करोगे? इसको प्लस से जोड़ दोगे। अगर ये बैटरी 10 वोल्ट की है तो यहाँ 10 वोल्ट पोटेंशियल होगी और यहाँ 0, और आपका आवेश कैसे चलेगा? 10 से 0 की तरफ भागता हुआ चला जाएगा। आ गई आपको बात समझ में कि कैसे वोल्टेज के अंतर के कारण ही धारा प्रवाहित होती है? चलो, ये हालांकि इतनी गहराई में आपसे कभी सवाल नहीं पूछेगा, ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया ताकि आपको फील हो जाए, धारा और वोल्टेज थोड़ा सा आपको फील हो सके। तो धारा और वोल्टेज यहां तक मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया तरह से समझ में आ गया होगा। अगर हाँ, तो एक चौथी राशि की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं, फोर्थ क्वांटिटी की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं, जिसका नाम है रेजिस्टेंस। और अगले आधा घंटे बहुत हाई अटेंशन मुझे चाहिएगी आपकी। अगर आप इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो आप दीन दुनिया से आधा घंटे के लिए रिश्ता तोड़ो और केवल इस क्लास से रिश्ता जोड़ो। अगर आप फोकस करने के मूड में नहीं है तो प्लीज रिक्वेस्ट है, क्लास को छोड़ के और तब देखना जब आप फोकस करने के मूड में हो, क्योंकि अगले आधा घंटे एक एक शब्द आपको मेरा बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी आपको ये बात समझ में आएगी, जिसका नाम है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, जिसको हम किससे दिखाते हैं? लेटर आर से दिखाते हैं। देखो, आप वो दिन याद करिए बचपन के, जब आपसे कोई घर में मेंबर कुछ सामान मंगाया करते थे, तो जैसे 10 रुपये आपको दिए और 7 रुपये का सामान है, तो जरा बताइए कितने रुपए लौटाते थे आप? फिर से सुनो सवाल, कि आपको 10 रुपये दिए गए और सामान 7 रुपये का है, दुकान से कुछ मंगाया, तो आप कितने रुपए लौटाते थे? ईमानदारी के साथ याद करके बताना अच्छे से। क्या सभी 3 रुपये लौटाते थे? भैया मैं तो नहीं लौटाता था। आदर्श बाबू, आप वाकई में फिर आदर्श बच्चे रहे होंगे जो 3 के 3 लौटा देते थे। मैं तो 3 नहीं लौटाता था। मैं तो 1 रुपये का या 2 रुपये का, मेरे लिए किराया मिनिमम 1 रुपये का किराया तो चाहिए। या कुछ साथी तो जिनको 2 रुपये का किराया चाहिए, वो 2 रुपये का कुछ खा जाएंगे, 1 लौटाएंगे, या कुछ पूरे 3 के 3 खा जाएंगे, या कुछ ऐसा कर लेंगे कि पहले जाएंगे, पहले
₹3 का अपना खा लेंगे और पता चला फिर सामान भी नहीं मिला, तो फिर तो उन पे घर आके चप्पल बजनी है। अगर पहले अपना किराया खा गए और सामान कुछ मिला नहीं तो ₹7 लौटाने पड़ जाएंगे। वो बात नहीं चल पाती थी, इतनी चल पाती थी कि यार चलो ₹1 तुम ले लेना। घर वाले खुद भी ऑफर कर देते थे, है ना, कि ले भाई ₹10 हैं, ₹7 का सामान लिया। माता जी हमेशा ऐसे कहती थी, ₹1 का तू कुछ ले लियो, ₹2 लौटा दियो। ऐसे चलता था, है ना। आप भी शायद लगभग उसी समय के होंगे जब ₹1 की अच्छी वैल्यू हुआ करती थी। मैं आपको समय बता रहा हूँ 1993 से लेकर 2005 के बीच तक का समय। ₹1 की अच्छी खासी एक वैल्यू होती थी। 2006-7 तक भी देख लीजिए तो अच्छा खासा सामान ₹1 में आ जाया करता था। संतरे की टॉफियाँ आती थी, ₹1 में 4 आ जाया करती थी। उसके अलावा बहुत सारे कई आइटम थे जो ₹1 के 4 आ जाया करते थे, जिनमें से हम एक आधा अपने दोस्त वगैरह को खिला देते थे जो हमें खिलाता था। बाकी 3 उनको दिखा दिखा कर खिलाते थे जो हमें कभी अपना सामान नहीं खिलाते थे, है ना। चलो ये तो खैर पुराने दिन याद हो गए, मजाक की बातें हो गई। देखिए, इस बात को कहने का मेरा तात्पर्य क्या है? मेरा तात्पर्य ये है, जो चीज आपके साथ है वही चीज तारों के साथ है, वही चीज वायर्स के साथ है। तार का मतलब मैं वायर कह रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये एक मैंने 3 तरह के वायर लिए। एक वायर है इनमें सिल्वर यानी चांदी, और एक वायर है आपका कॉपर यानी कि तांबा, और एक वायर है आपका एल्यूमिनियम। मैंने हर एक तार के सिरे पर 10 एम्पियर की धारा दी। यहां भी 10 एम्पियर, यहां भी 10 एम्पियर। मतलब मैंने बैटरी लगा दी। उतना गहराई में मत जाया करो, आपकी कैसे दी क्या दिया, मुद्दा समझो कि चलो मैंने दी 10 एम्पियर, आप मान लिया करो। अब देखिए होगा क्या कि जो चांदी का तार है वो हो सकता है कि यहां तक आपको 9 एम्पियर की धारा ले जाकर दे दे, एक खा जाए। खाएगा चांदी का तार भी। ऐसा नहीं है कि भाई कोई घर का बच्चा बहुत अच्छा है तो क्या वो किराया नहीं लेगा, लेगा, हो सकता है कम ले ले। एक बच्चा थोड़ा ज्यादा मक्कार है, वो ₹2 का किराया ले लेगा, हो सकता है यहाँ 8 एम्पियर जाए। एक बच्चा और थोड़ा मक्कार है, वो 3 का किराया ले ले, तो यहाँ कितनी धारा चली जाए, 7 एम्पियर चली जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हर एक चालक है, जो हर एक कंडक्टर है, उसमें से करंट पूरा पूरा फ्लो नहीं हो पाता है। और हम थोड़ा गहराई में चलें तो करंट का मतलब क्या है, धारा का मतलब क्या है? तो मेरे भाई धारा का मतलब है इलेक्ट्रॉनों का बहुत सारा समूह। अब आप समझना ध्यान से, भाई धारा चल रही है इसका मतलब क्या है, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं और बहुत छोटे से वायर में चल रहे हैं। तो होगा क्या, अब जैसे मान लीजिए कि एक छोटी सी गैलरी है और उसमें बहुत सारे लोग चल रहे हैं, बहुत सारे लोग। तो एक गैलरी में तो लोग बिल्कुल व्यवस्थित चल रहे हैं, मतलब 3 लाइनों में चल रहे हैं। तो वहां बहुत कम चांसेस हैं कि धक्का मुक्की हो, या वहां बहुत कम चांसेस हैं कि एक आध साथी गिर जाए, दब जाए और वो पहुंच ही ना पाए। लेकिन एक गैलरी ऐसी है कि उसमें भयंकर धक्का मुक्की हो रही है, तो आप समझो ना कि वहां बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बहुत सारे साथी उस गैलरी को पार ही ना कर पाए। यानी कि जो अच्छे चालक हैं, जो बेहतरीन चालक हैं, वो क्यों बेहतरीन हैं? क्योंकि उनमें जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं वो एक क्रम में चलते हैं, बढ़िया तरह से चलते हैं। लेकिन जो चालक अच्छे नहीं हैं वो सिर्फ इसलिए अच्छे नहीं हो पाए क्योंकि उनमें से होकर इलेक्ट्रॉन अच्छे नहीं बहते हैं। तो जिन चालकों में से होकर इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे बहते हैं, यानी मैं कहूं कि वो अपने अंदर से बहने पर इलेक्ट्रॉनों में रुकावट पैदा नहीं करते हैं। कुछ भी कह लो भाई, या तो इस बात को ऐसे कहो कि इलेक्ट्रॉन अच्छे बह रहे हैं, या आप ऐसे कह लो कि इलेक्ट्रॉनों के रास्ते में रुकावट कम से कम आ रही है। दोनों एक ही बात है। यहां पर इलेक्ट्रॉन अच्छे नहीं फ्लो हो पा रहे हैं, रुकावट ज्यादा से ज्यादा आ रही है। जरा एक बार बताओ कि हाँ जी ये बात मुझे क्लियर हो गई है। रेजिस्टेंस के मामले में, प्रतिरोध के मामले में, तो प्रतिरोध का अर्थ क्या है कि किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉनों के बहने में कितनी आसानी या कितनी रुकावट है। अगर प्रतिरोध का मतलब वैसे रुकावट है, रेजिस्टेंस का मतलब वैसे होता है रुकावट, आसानी नहीं होता है, तो इसको रुकावट से ही पढ़ो। बट रुकावट और आसानी दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं ना भाई। जहां ज्यादा रुकावट है वहां कम आसानी है, और जहां कम आसानी है वहां ज्यादा रुकावट है। बट इसको रुकावट के तरीके से पढ़िए कि प्रतिरोध का मतलब क्या होता है। प्रतिरोध का मतलब है कि विद्युत प्रवाह में रुकावट। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं, साधारण आदमी की भाषा में, यानी कि ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ करंट। ठीक है, और ये समझ में भी आ गया कि भाई ये चालक से चालक पर अलग अलग रहेगी, मतलब ये कंडक्टर पर डिपेंड करेगी, है ना। कौन था ये अभी 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 कोई हैप्पी करवा चौथ कह रहा था। देखिए आज का जो दिन है हिंदू धर्म में बहुत पवित्र दिन है,
विवाहित माता और बहनों के लिए ये बहुत दिन मायने रखता है और वहाँ पर इसकी एक अलग ही अवधारणा है। बहुत शानदार ये दिन माना जाता है, मतलब हिंदू धर्म में एक अलग ही है, बहुत सारी आस्थाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, ये मेरे और तुम्हारे किस काम का है? और तुम मुझे सेलिब्रेट कर रहे हो या मैं तुम्हें इसको विश करूं, तो हमारे और तुम्हारे किस काम का है भाई ये? हम तो आज भी ऐसे ही हैं, हम तो कल भी ऐसे ही हैं। तो मुझे विश करने से क्या लाभ है? चलो, ये हो गया विद्युत प्रवाह में रुकावट। अच्छा, मैं तुमसे पूछूं कि कौन सा चालक ऐसा है जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा? ऐसा कौन सा तार है, कौन सा चालक है जिसका प्रतिरोध सबसे कम होगा? प्रतिरोध कम होगा, यानी कि रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम। बताइए, इन तीनों तारों में से कौन से तार का होगा सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस? किसका होगा? बहुत बढ़िया, तो किसका होगा? चांदी का। देखिए, सबसे अच्छा चालक चांदी और सबसे कम प्रतिरोध चांदी। तो याद रखना, अगर कम प्रतिरोध कहे तो भी चांदी है और अच्छा चालक कहे तो भी चांदी है, दोनों एक ही बात है। प्रतिरोध कम होगा किसका भाई? चांदी का, यानी कि सिल्वर का। कई बार हम ये सोचते हैं, अरे यार ये तो सबसे अच्छा है, तो इसका सबसे कम कैसे हो गया? भाई अच्छे का तो ज्यादा होना चाहिए था ना, ऐसा लगता है। ठीक। अच्छा, अब मेरा आपसे एक सवाल है, ये नोट हो गया होगा फटाफट से। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि मान लीजिए ये एक तार है, मैं चाहता हूं कि इसका रेजिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है, क्योंकि अगर ये रास्ते में रुकावट है तो भैया कुछ भी शुरू करने से पहले मुझे इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर मान लो मुझे पता है सामान मंगवाना है मुझे, तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा बच्चा है जो कम से कम पैसे खाएगा। तो मुझे कैलकुलेट करना है। अब मुझे बताओ आप कि किस सूत्र से मैं इसे कैलकुलेट करूंगा? फटाफट बताइए कि रेजिस्टेंस को किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करूंगा। रजिस्टिविटी बताइए। अरे सुनो महाराज, पहले रेजिस्टेंस को अच्छे से समझ लो। तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि मैं रेजिस्टिविटी छोड़ रहा हूं, तो रेजिस्टेंस में आज तुम वो सीख के जाओगे जो शायद तुम कहो कि हाँ यार ये तो फील हो गया। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं रजिस्टिविटी छुड़वा दूंगा। अभी रुको तो सही, हर एक चीज का एक मुद्दा है। अरे यार आप सुमित कैसी बात करते हो कि भैया 13-14 चैप्टर लाइट लेंस मिरर मॉडर्न फिजिक्स ये भी पढ़ा देना। आप मुझे बताओ क्यों नहीं पढ़ाई जाएगी? क्या मैं आज फिजिक्स का एंड कर रहा हूँ क्या? मैं कह रहा हूँ क्या कि आज फिजिक्स खत्म हो रही है? हाँ, आप बहुत सारे साथियों का उत्तर हमेशा प्रतिरोध की गणना में, रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन में यही होता है कि भैया इसको हम कैलकुलेट करेंगे V बराबर आई आर से। अच्छा, आप कह रहे हो चलो मैं यहाँ से R निकालूं, तो आपके हिसाब से क्या हो जाएगा? R बराबर V बटे आई। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर तार को मैं कुछ वोल्टेज दूं और कुछ धारा दूं तो मैं वहां से R की कैलकुलेशन कर सकता हूं। आपका कहना ये है। अच्छा जी, तो मतलब अगर मैं इसको करंट नहीं दे रहा तो इसका मतलब इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है? आपके हिसाब से करंट और वोल्टेज देने से अगर मैं R कैलकुलेट कर सकता हूं, तो अगर मैं इसको कोई करंट ना दूं तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, यानी कि ये सबसे अच्छा चालक बन जाएगा। मतलब तुम्हारे हिसाब से कॉपर को अगर मैं करंट दे रहा हूं तो उसका कुछ रेजिस्टेंस है, और अगर मैं करंट नहीं दे रहा तो उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तुम्हारे हिसाब से तो यही बात हुई। जरा बताओ एक बार, यस और नो, या तुम्हें अपनी ही बात में कुछ झमेला लग रहा है? पता है समस्या क्या है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं साबुन कैसे बनाओगे, तुम क्या कह रहे हो मुझसे कि जो साबुन के झाग बनते हैं ना, उसी से ही साबुन बना लो। अरे महाराज, बात तुम्हारी भी सही सोच रहे हो तुम, लेकिन बात ठीक नहीं है यार। भैया साबुन के झाग से कैसे साबुन बना लोगे यार? तो तुम मुझे बता रहे हो रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कहाँ होता है? जहां से रेजिस्टेंस का इस्तेमाल है तुम उसी को सूत्र बता दे रहे हो, ये गलत है। ये तुम मुझे बना रहे हो, ये साबुन के झाग हैं जिनसे तुम मुझसे कह रहे हो साबुन बना लो। कंफ्यूज्ड एक भी मत कह देना कि तुम कंफ्यूज कर रहे हो। मैं नहीं कर रहा हूं, तुम कंफ्यूज पहले से हो। चलो अगर ऐसा है तो तुम मुझे कंफ्यूज करके दिखा दो।
अगर बातों से कोई आदमी कंफ्यूज हो जाता हो तो तुम मुझे करके दिखा दो। महाराज मैं तो तुम्हें कंफ्यूजन से निकाल रहा हूं, तुम गहरे गर्त में पड़े हुए हो, कंफ्यूजन में पड़े हुए हो, और एग्जामिनर यूं मजे ले जाता है आपके। जहां हमें डाउट होता है, हम ऊपर ऊपर से पढ़ के बैठे हैं, वहां हमारे एग्जामिनर मजे ले जाएगा। और ये आपका एक फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच का उद्देश्य है आपको हर चीज गहराई में पढ़ाई जाए। कोई बात नहीं, आपको नहीं पता मैं बताऊंगा, बस अभी आप ये बताओ कि यार ये जो तुम बता रहे हो ना, ये तो तुम प्रतिरोध का संबंध मुझे बता रहे हो वोल्टेज और धारा के साथ में। प्रतिरोध यहां से नहीं बनता है। एक भाई आए हैं, क्या नाम है इनका, साधांक कक्कर। बिल्कुल सटीक उत्तर दिया है इन्होंने, बिल्कुल शानदार उत्तर दिया है। चलो, तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि यहां से प्रतिरोध की गणना नहीं होती, और कह भी मत देना। देखिए प्रतिरोध की गणना कहां से होती है। अगर मैं ये कहूं कि इस तार की लंबाई है L, अगर तुम मुझसे पूछो भैया ये एक तार है, मुझे बताओ इसका प्रतिरोध कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, तुम मेरे पास लाए, तो मैं सबसे पहले पूछूंगा कि बताओ इसकी लंबाई कितनी है। तुम कहोगे भैया इसकी लंबाई है L। ठीक है, L क्या है, इसकी लंबाई यानी कि लेंथ। मैं कहूंगा इसका मास कितना है, कितने ग्राम का है ये, तुम कहोगे M है। भाई कुछ बताओगे ना तुम तो मुझे कि 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम, 1 मीटर, 2 मीटर, कुछ भी हो। मैं कहूंगा इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तुम कहोगे N। N क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं पूछूंगा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, उसको हम E से दिखाते हैं। E क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं पूछूंगा इसका एरिया कितना है, मतलब इसकी मोटाई कितनी है। इस तार की कुछ मोटाई होगी, इस तार का कुछ एरिया होगा। यहां ये वाला एरिया नहीं, जैसे ये तार है तो ये वाले एरिया की बात नहीं करते हम, इस एरिया की बात करते हैं। इसकी मोटाई कितनी है, ये वाला एरिया जो आपको दिखने में सर्कल दिख रहा है, जो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, तो इस तार का एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है, ये तो सभी कॉमन बातें हैं, सबको समझ आती हैं। अब एक और बात है, वो आपको समझनी पड़ेगी। क्या, सुनो, मुझे बताओ अगर इसमें 1 कूलाम आवेश बह रहा है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, फटाफट से बताइए। चलो मैं बता देता हूं, आपका उत्तर होगा 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 1.6 गुणा 10 की पावर -19 मत करना, अच्छे से समझाया है कि 1 कूलाम का अगर आवेश है तो उसमें 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो ना, जरा से वायर में मैंने आपको फील कराया था कितने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कोई तार कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे तो भैया एक दूसरे से टक्कर तो मारेंगे। अगर आप इस कमरे में 10 लोगों के बैठने की अगर जगह है खड़े होने की, और आप इसमें 1000 लोग भर दो, तो पक्का वो एक दूसरे से रगड़ेंगे तो है, टक्कर तो मारेंगे एक दूसरे को चलने में, इधर उधर होने में। तो जब किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो वो टक्कर मारते हैं। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये चल रहा है, इसको मिला सामने ये इलेक्ट्रॉन, इसने इसके साथ टक्कर मारी, टक्कर मारने के बाद फिर ये आगे बढ़ा, इसको यहाँ एक इलेक्ट्रॉन मिला, फिर इसने टक्कर मारी। तो आप देखो ना, एक टक्कर यहाँ मार दी टक्कर, अब अगली टक्कर ये अब मार रहा है, तो इसके बीच में कुछ समय लगा इसे। इस समय को हम बोलते हैं कि इतनी देर में इलेक्ट्रॉन ने रेस्ट कर लिया, यानी यहां टक्कर मारने के बाद में अगली टक्कर से पहले अब वो रेस्ट कर रहा है, यहां टक्कर मारने से पहले। तो इलेक्ट्रॉन के बीच की 2 टक्करों के समय को हम बोलते हैं विश्रांति काल, यानी रिलैक्सेशन टाइम, कि भाई 2 टक्करों के बीच में रिलैक्स कर रहा है। तो सब समझ गए विश्रांति काल क्या होता है। इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, बस आप इस बात को ऐसे ही समझिए कि विश्रांति काल को हम लेटर टाओ से दिखाते हैं, सिंबल टाओ से दिखाते हैं। आप ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, और इसके नीचे एक डंडा सा खींच दो, इसको बोलते हैं टाओ। और टाओ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम यानी कि विश्रांति काल। ठीक, इतनी सारी चीजों पर किसी भी वायर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ये आपको फील भी होना चाहिए। अभी मैं सबका फॉर्मूला भी बताऊंगा, लेकिन मुझे अभी ये समझ में आ जाना चाहिए कि भैया देखो, रेजिस्टेंस लंबाई पर भी निर्भर करेगा,
जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर भी निर्भर करेगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज पर भी निर्भर करेगा, तार की मोटाई पर भी निर्भर करेगा, और इलेक्ट्रॉनों के टक्कर मारने के समय पर भी निर्भर करेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन बहुत कम समय ले रहा है, मतलब वो जल्दी जल्दी टक्कर मार रहा है, जल्दी जल्दी टक्कर मार रहा है, तो अपनी ऊर्जा को खो दे रहा है टक्कर में ही। भैया जितनी ज्यादा टक्कर होगी उतना ज्यादा नुकसान है हमें। और अगर स्लो स्लो टक्कर मार रहा है तो नुकसान कम है, यानी कि रेजिस्टेंस कम है इस वायर का। तो ये समझ में तो आ रहा है कि मुझे हाँ इन पर निर्भर करेगा। अब कैसे करेगा? विश्रांति काल कह दो या श्रांति काल कह दो, दोनों एक ही है, हिंदी शब्द में एक ही मतलब है। अब बात आती है कि प्रतिरोध कैसे इन पर निर्भर करता है। तो देखो भैया, रेजिस्टेंस का बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है। तो महाराज जी ये होता है ml अपॉन NE स्क्वायर टाउ ए। इसमें यूज होने वाला हर एक सिंबल मैंने आपको समझा दिया। अब ये सूत्र कहां से आता है, कैसे आता है, वो तो ये बात हो गई कि तुम मुझसे आए थे साबुन कैसे बनता है। मैं तुम्हें लेकर गया कि भाई ये मशीनें हैं साबुन बनाती हैं, तो तुम मुझसे ये पूछने लग गए मशीन ही कहाँ से आती हैं। असल में तुम मुझसे ये तो जानने नहीं आए थे कि मशीन कैसे आती हैं, तुम जानने आए थे साबुन कहाँ से बनता है। तो मैंने आपको बता दिया प्रतिरोध कहाँ से बनता है। अब इतनी गहराई में आप जाओ ये कहाँ से आता है, इससे कोई सवाल नहीं आता। देखो इससे सवाल आता है, इसलिए मैं आपको कितनी गहराई में लेकर गया हूं। तो जहां जरूरत है मैं खुद ही आपको उतनी गहराई में ले जाऊंगा। चाहता तो मैं भी आपको ये कह के बता सकता था कि R बराबर V बटे आई, या और थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता तो रो इंटू एल बटे। बहुत सारे लोगों ने प्रतिरोध का ये भी सूत्र पढ़ा होगा, उनके दिल पे दर्द हो रहा होगा, भैया यार मैंने तो ये पढ़ा था प्रतिरोध का सूत्र आएगा, ये भी आएगा। जहां जितना जो जरूरी है वो मैं आपको खुद ही बताता हुआ चलूंगा। तो पहले एक बार ये सभी कहो कि भैया प्रतिरोध का सूत्र, इस टॉपिक की हेडिंग क्या होगी? प्रतिरोध का सूत्र, फार्मूला, फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। कि रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला, जड़ से सूत्र ये होता है। जरा बताइए क्लियर है? ठीक है भाई, ये आपको समझ में आ गया कि प्रतिरोध का ये सूत्र होता है। अब देखिए इससे सवाल कैसे आएगा। सवाल आएगा, मैं तुमसे एक एक सवाल पूछता हूं। सवाल आएगा, पहला सवाल कि बताओ एक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस किस चीजों पर निर्भर करता है। पहली चीज ऑप्शन में दे देगा इनमें से कोई तीन चीज देगा, और चौथी चीज कुछ भी उठा के पटक देगा। जैसे वो कह देगा दाब, प्रेशर, तो प्रतिरोध प्रेशर पर निर्भर नहीं करता है। या चलो प्रेशर छोड़ दो और कुछ बिल्कुल जनरल सी चीज ले लो, आप कह दो वेग, वेलोसिटी कह दो, तो वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता है। या कुछ और भी दे दे जो इसमें ना हो, तो वो उत्तर हो जाएगा। ये सवाल समझ में आ गया कि इस सवालों से कैसे सवाल पूछेगा कि निम्न में, या बोलेगा निम्न में से तार का प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है। ये भी देगा, ये भी देगा, ऑप्शन ए ये, ऑप्शन बी ये, ऑप्शन सी ये, और ऑप्शन डी कह देगा ऑल ऑफ द अबव, कि उपरोक्त चारों। तो उपरोक्त चारों पर निर्भर करता है। दो तरह के सवाल। तीसरे तरह के सवाल, अब मुझे बताओ कि जो तार का प्रतिरोध है वो द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। तार का जो प्रतिरोध है वो द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। हमने तो ऊपर ऊपर पढ़ा है। हाँ, यही वो गुड़िया थी जो करवा चौथ का विश कर रही थी। तो गुड़िया तुम्हारा ध्यान ही इन बातों में रह गया, फिर कहाँ से गहराई से पढ़ पाओ। ठीक है, तो जल्दी बताइए कैसा है। अनुक्रमानुपाती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती है। एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। ई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। टाउ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो ऐसे भी सवाल आ सकता है कि बताइए जो प्रतिरोध है वो टाउ से कैसा संबंध रखता है। तो प्रतिरोध जो है वो टाउ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
और प्रतिरोध जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह के भी सवाल यहां से बन सकते हैं। ठीक है, हाँ भाई वाह, के यादव बहुत बढ़िया कि मोहब्बत का मेरा सफ़र आखिरी है, ये कागज़ कलम ये गज़ल आखिरी है, बहुत बढ़िया। तो जब प्रतिरोध का सवाल पूछा जाएगा तो एक ऑप्शन डी ये भी होगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन कोई एक शायरी, क्योंकि तुमने कितने गजब समय पे शायरी सुनाई है। अगर प्रतिरोध का सूत्र किसी को याद ना हो रहा हो तो आप ये शायरी याद कर लीजिए, इससे भी बात बन जाएगी। ऐसे ही है ना, तभी तो तुम ये शायरी सुना रहे हो भाई। अबे पढ़ लो भाई, पढ़ लो मेरे भाई। चलो खैर, ये तो हंसी मजाक की बातें हैं। देखो मैं जो भी आपसे बातें कहता हूँ ये सब हंसी मजाक की होती हैं, क्लास को थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए होती हैं। व्यक्तिगत मेरी कभी किसी पे कोई टिप्पणी ना थी, ना हो सकती है, ना कभी रहेगी, क्योंकि आप सब बिल्कुल मेरे भाई बहनों जैसे हैं। ठीक है भाई, तो ये मुझे समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, प्रतिरोध का ये सूत्र है, इसको अच्छे से याद कर लेना। अब तुम्हारे जो दर्द हैं कि भैया मैंने तो ये भी पढ़ा है, ये भी इसी से निकलेगा, कैसे निकलेगा, हल्की फुल्की झलक आपको नजर भी आ रही होगी एल की और ए की, बट प्रॉपर कैसे होती है वो मैं आपको मंडे की क्लास में बताऊंगा। कल ये क्लास आपकी नहीं होगी, कारण क्योंकि मेरी एक मैराथन है 11 बजे से, मुझे उसकी तैयारी आदि करनी है। तो अब हम लोग मंडे को मिलेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है, कि बढ़िया तरीके से जो भी आप सैटरडे संडे में पढ़ते हैं, बेहतर तरीके से आप उसका रिवीजन करें, अच्छे से सारी चीज़ों को रिवाइज करके आएंगे। मंडे को मिलेंगे। मंडे, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। बस मुझे इतना करने देना कि मैं सीधा आके यहाँ फॉर्मूला लिखूँ और इसी से आगे कहानी को मैं बढ़ाऊंगा। ये मत कहना बिल्कुल अनजानों की तरह कि ये सूत्र कहाँ से आ गया, इतना तो एटलीस्ट आप रिवाइज करके आना।